हमारे साथ है बॉम्बे हाई कोर्ट के पूर्व जज सर बीजी कोलसे पाटिल सर, जिनसे हम बात करेंगे वर्तमान में जो राजनीति चल रही है, खास करके बीजेपी की जो राजनीति चल रही है, उसी विषय में हम चर्चा करेंगे। सर, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। सर, हम जानने की कोशिश करेंगे 2024 में अगर बीजेपी को रोकने के लिए अगर एक मजबूत गठबंधन बनाने का काम किया जाए, जिसमें कांग्रेस को केंद्र में रख कर काम किया जाए, तो बीजेपी को हराने में हम सफल होंगे। लेकिन यस, लेकिन लेकिन देखा जा रहा है कि बीजेपी की जो पॉलिटिक्स चल रही है, जिसमें 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 ये देखने को देखा जा रहा है कि बीजेपी ने कांग्रेस को रोकने के लिए जैसे राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी। क्या कहेंगे सर इस पे आप? राहुल गांधी की सदस्यता कोर्ट ने रद्द करी है, लेकिन उसका कोर्ट के बारे में बोलने के बजाय हम सब सरकमस्टेंसेस जो है वो देखना चाहिए कि ये जो केस थी राहुल गांधी के खिलाफ, ये उन्होंने कहा था कि जो भी चोर है सब मोदी है। वो ललित, उन्होंने 3 नाम लिए थे, जो भी चोर है सब मोदी है, ये 3 नाम लेके बोला था। तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा था कि सब मोदी चोर है। आप जी सुन जी। लीजिए, यदि वो कहता सब मोदी चोर है, तो जिनकी कंप्लेंट है उनको कुछ अधिकार था, वो भी ज्यादा नहीं था, लेकिन ठीक है। वो क्या रिप्रेजेंटेटिव सूट यानी क्रिमिनल केस नहीं दाखिल कर सकता, उसकी तो कुछ बदनामी हुई नहीं। लेकिन उसके पहले का इतिहास देखना चाहिए कि ये 19 में 2019 के भाषण का ये पीस एक टुकड़ा लेके उन्होंने कोर्ट में केस करी थी, और 2019 में जी करी जी। थी। उसके बाद ऐसा है कि जो कंप्लेनेंट है उसको हर तारीख को जाना पड़ता है कोर्ट में, इसमें ये केस में, क्योंकि वो नॉन कॉग्निजेबल केस है। लेकिन उसके पहले भी ये केस दाखिल करने के पहले मैजिस्ट्रेट ने प्रोसेस इश्यू करने के पहले भी कुछ काम करना था, जिसको 202 की इंक्वायरी कर बोलते हैं, वो किए नहीं। ठीक है, तो ये हर तारीख को जाना कंप्लेनेंट कोर्ट बोर हो गया। उन्होंने कोशिश करी कि राहुल भी हर तारीख को आए, लेकिन कोर्ट ने उनको जी छुट्टी दी थी कि नहीं, आने की जरूरत नहीं, जब एविडेंस लगेगा तो आप आएंगे। जी। तो फिर ये खुद कंप्लेनेंट हाईकोर्ट पे जाता है और स्टे लेता है। ये कभी होता नहीं ऐसा। वो ज्यादा क्या कहता कोर्ट को कि फिर शुरू करो। राहुल आता नहीं, आपके कोर्ट अर्जेंसी दिखा के केस शुरू कर सकता था। उसने खुद जाके हाईकोर्ट में स्टे लिया। और जब 7 फरवरी को राहुल का अदानी के खिलाफ पार्लियामेंट में भाषण हुआ, उसके बाद एक हफ्ते में यानी 16 फरवरी को उसने वापस लिया। वो भाषण तो तब तक पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग से हटा भी दिया था। जी स्टे जी। वापस लिया और 27 फरवरी को ट्रायल शुरू हुई। जी 3 दिन फरवरी के, 3 नहीं 2 नहीं दिन, 27 और 28, जी और मार्च के 23 मार्च को फैसला दिया। फैसला देने के पहले भी, क्योंकि ये इसको सजा सिर्फ 2 साल की है, मैक्सिमम पनिशमेंट जी 2 ईयर। तो जब जी जी। मैक्सिमम पनिशमेंट किसी ऑफेंस में देनी पड़ती है, तो कोर्ट आरोपी को बुलाता है कि मैं आपको मैक्सिमम पनिशमेंट देने वाले हो, तो आपका क्या कहना है। क्योंकि मैक्सिमम पनिशमेंट से तो केस है नहीं, इलेक्शन में भाषण किया है, तो वो कोर्ट ने कुछ नहीं किया। और जब पार्लियामेंट वहां अडानी अडानी करके जेपीसी करके बंद था, तब वहां 2 कारण थे। ये सत्ताधारी खुद अपने पार्लियामेंट चलने नहीं देते थे, क्योंकि राहुल ने माफी मांगी।
और जी राहुल जी और सभी 19 पार्टियां साथ आके उन्होंने कहा कि हम चलने नहीं देंगे, तुम जेपीसी फॉर्म करो। जी जी तो इस झगड़े में जब पार्लियामेंट था तो ऑब्वियसली अपोजिशन का लीडर राहुल था। तो जी ये जी। खेल खत्म करने के लिए शायद तो ये राहुल का ही केस, चैप्टर को लोग करना चाहते हैं। तो राहुल को ही खत्म करेंगे और इसके तहत ये कोर्ट में केस चलाया और उसका डिसीजन आया। देखो जी 2 साल को एक दिन भी कम करता कोर्ट तो राहुल की सदस्यता नहीं जाती, जी जी लेकिन वैसा हुआ है। तो ये सब क्या इत्तेफाक हो सकता है क्या? तो ये इत्तेफाक नहीं जी हो सकता। तो इसलिए ऑन मेरिट आल्सो ये केस टिक नहीं सकती। लेकिन मैं उसी दिन, मेरा मत था कि राहुल ने उसी दिन जेल जाना चाहिए। जाओ जेल। हवा तो हुई, सभी अपोजिशन पार्टियां साथ आई। अभी भी मेरे ख्याल से अभी तक कुछ कांग्रेस कर नहीं रहा है, इसका मतलब उनका कुछ प्लान है। और मुझे लगता है कि कर्नाटक इलेक्शन के पहले यदि राहुल जी जेल में जाते हैं, ये मुसीबत तो सरकार पर आएगी, प्रेसिडेंट पर आएगी कि वो केस वापस लेंगे, जी जी कि उनको इतना ये महंगा पड़ेगा। और ये लोग जानते नहीं कि राहुल के साथ हम चले हैं भारत यात्रा में, भारत जोड़ो यात्रा में। राहुल बुद्ध के मार्ग पर चल रहा है। उसने कई बार जाके म्यांमार में विपश्यना करी है। तो वो निष्ठुर नेता है। न वो पीएम शिप के लालची है, न पैसे का लालची है, न पद का लालची है, न घर का लालची है। वो तो बोला घर छोड़ना है, छोड़ दिया। सदस्यता गई गई, मुझे जेल में डालना है, डालो। तो मैंने जो राहुल जी का अभ्यास किया है, तो मुझे लगता है कि वो हमारे गौतम बुद्ध के मार्ग पर चल रहा है। और वो सत्य के मार्ग से अपना काम, सत्य अहिंसा के मार्ग से अपना काम निभाना चाहता है। तो सर इसलिए आप न्यायाधीश, आप सर न्यायाधीश भी रहे हैं सर। ये बीजेपी की सरकार 2014 से जब से आई है सर, देखा जाए न्यायपालिका हो चाहे कार्यपालिका हो, सबकी स्थिति जो है डमाडोल दिख रही है। नहीं सुप्रीम नहीं, कोर्ट के इसके जज भी लिए रोड तो पे आके। नहीं नहीं, ये जजमेंट भी आया ना, इसके पहले का मोदी का सब इतिहास देखना चाहिए। मैं इसके ऊपर गया नहीं। तुमको, तुम चाहते हो तो चाय बेची किसी ने पी, कोई बोलता नहीं। कॉलेज में पढ़े किसी, कोई बोलता नहीं कि मेरे साथ मोदी जी कॉलेज में थे। ये क्या उनका एंटायर पॉलिटिकल साइंस एक्सेट्रा जो है। जी उसके बाद गोधरा, गोधरा के पहले भी रथ यात्रा के सारथी तो ये थे, मोदी थे ना रथ यात्रा के। गोधरा, उसके बाद अहमदाबाद दंगे, गुजरात के दंगे, और उसके बाद भी कई एनकाउंटर, ये वो सब जो चल रहा है। इशरत जहां जो एविडेंस है वो इनके कस्टडी में थी, और बोले वो आतंकवादी करके मेरे मुझे मारने आई है, और उसको कस्टडी से बाहर लाके मारा है। ये सब जो आयुब राणा का किताब है। मेरे गुरु जस्टिस सावंत, जस्टिस कृष्णा अय्यर के आयोग का रिपोर्ट है। उन्होंने तो कहा था कि मोदी शाह शुड बी प्रोसिक्यूटेड फॉर जेनोसाइड, मास मर्डर्स, और उनको किसी भी हालत में उनके लाइफ टाइम में संवैधानिक पद नहीं देना चाहिए। मैं थोड़ा इंटरव्यू लंबा होगा इसलिए मैंने शॉर्टकट ले रहा था। उसके बाद 2014 तक का इतिहास हम सब जानते हैं। सब झूठ, झूठ ही झूठ। 2009 से मोदी जी ईवीएम के एक्सपर्ट कंसल्ट करते थे। जी। ईवीएम इसी में, विषय पे हम सर ईवीएम पे ही बात नहीं करना आप चाहेंगे सुनिए, सर। आप सुनिए, ईवीएम नहीं पे नहीं, आप। आप वो बाद में करेंगे। ईवीएम का कंसल्ट करते थे। जी जी तो ये जी उनका बहुत बड़ा प्लानिंग था। गुजरात मॉडल झूठ, जो भी मोदी बोले आज तक वो झूठ है। लेकिन देश को गुमराह करने के लिए मीडिया उनका है। आरएसएस की इतनी ताकत होती है कि वो सभी संवैधानिक संस्थाओं पर और मीडिया पर दबाव डाल सकते हैं। क्योंकि अभी देखो चीफ जस्टिस खुद कहते हैं कि मेरे जजेस जी ट्रोल हो रहे हैं,
इसलिए वो नीचे के कोर्ट बेल नहीं दे रहे हैं, इसलिए हमारा काम बढ़ा है। और खुद खुद चीफ जस्टिस भी ट्रोल हो रहे हैं। जो चीफ जस्टिस ने बाबरी मस्जिद का जजमेंट दिया, यानी उनके फेवर में दिया, जिस चीफ जस्टिस ने वो मस्जिद का, द्वारका का कहाँ का मसला है, वो जब कानून से सब मसले बंद हुए थे बाबरी के बाद, वो मसला खोला, तो भी और भी उनके कई डिसीजन है जिसमें आप देख सकते, तो भी आज वो जब वो चीफ जस्टिस बने तो कुछ न्याय की बात कर रहे हैं। अभी तक तो न्याय कुछ आए नहीं, रिजल्ट कुछ आए नहीं। जी जी हम तो उसकी सराहना करते हैं कि भाई ऐसे, अभी कल 2 जजेस ने कहा हमारे महाराष्ट्र सरकार को कि सरकार नपुंसक है, ये तो बोलने की कोई हिम्मत ही नहीं करता था ना। तो ये चीफ जस्टिस के कार्यकाल में जजेस थोड़े फ्री हो गए हैं, खुद चीफ जस्टिस भी कुछ करना चाहते ऐसा लगता है, तो ट्रोल होने लगे। जुडिशरी के बारे में लोहिया की कहानी सब भारत जानता है। तो लोहिया के बारे में मैसेज जी क्या गया? मैसेज, अरे एक कल का जज उसको बोले डिस्ट्रिक्ट जज बनाया। ये जो सूरत का जज है, वो सीनियरिटी में 58 था, उसका नंबर 1 लाके जज बनाया, ऐसा ट्विटर पे कल था। यदि वो सच है जी तो जिन्होंने सरकार के बाजू में जजमेंट दिए, जैसे कि बाबरी मस्जिद, तो चीफ जस्टिस जी को जी उनको। राज्यसभा में लिया। अमित शाह को जी जिसने बेल पर छोड़ा, वो सदाशिवन गवर्नर बना दिया। जो भी जज उनका काम करता है, उनके लिए सब दरवाजे खुले होते हैं। जो भी जज न्याय की बात करता है, उसको ट्रोल करते हैं, उसको लेते नहीं। अब ये जोसेफ को तो सुप्रीम कोर्ट में लेने के लिए बहुत तकलीफ लेनी पड़ी कोलेजियम को। ये बेचारी नागरत्ना भी बहुत अच्छी निकली। तो ये क्यों कर रहे हैं ये भी जजेस, इतना धाड़स कर रहे हैं? क्योंकि उनके चीफ जस्टिस भी कुछ न्याय की बात कर रहे हैं। फॉर्चुनेटली उनको 2 साल है। मैं उनको उनके शुभेच्छा देता हूं, और वो ऐसा कुछ देश के इतिहास में सत्य के लिए, न्याय के लिए कुछ करेंगे, ऐसे उम्मीद करता हूं। अभी रहा। सर एक प्रश्न ले लेते हैं। सर एक प्रश्न ले लेते हैं सर, बड़ा प्रश्न रहता है, लोगों का सवाल रहता है सर, आप बड़े राजनीतिक जानकार भी हैं और न्यायिक विभाग से जुड़े हैं। लोगों का कहना है कि मोदी सरकार को 2024 से हटाने के लिए सर क्या रणनीति और क्या अपनानी अपनानी पड़ेगी सर? यही तो कर रहे हैं अभी सभी अपोजिशन लोग। क्या इतने तो बच्चे नहीं है वो, लेकिन क्या हुआ कि अपोजिशन भी कभी ना कभी सत्ता में था। जब जो जो सत्ता में होता है उसकी तो फाइलें होती है। हमारे यहाँ बहुत चंद राजनीतिज्ञ होंगे, राजकीय नेता होंगे जो हरिश्चंद्र है, और उसमें मैं राहुल को मानता हूं। क्योंकि कभी ना कभी हो सकता है राहुल ने जो कानून का कुछ प्रोमोलगेशन था या कुछ था, तो तोड़ के फेंक दिया था। यही कानून जिसके तहत उनको शिक्षा हो गई, यही कानून जी जी राहुल गांधी ने लाया है। तो इसलिए आज सभी नेता इतने दिन डेरी ईडी को डरते थे। मैं सब पहले से अपील कर रहा हूं कि भाई ठीक है, आपके नेता पर ईडी है तो वो बाजूला रहे, और दूसरे बाजू रहकर दूसरे लोगों को ताकत दे सकते हैं। लेकिन ये होता नहीं। सभी प्रादेशिक पार्टियां, किसी की भी हो, वो फैमिली मैटर हो गई और उनके खिलाफ केसेस है। तो वो आज तक डरते थे, लेकिन राहुल को अरेस्ट होने के बाद सभी पार्टियां साथ आई है। ये बहुत अच्छा सिग्नल है। 2 सिग्नल देश में बहुत अच्छे हैं। चीफ जस्टिस न्याय की बात कर रहे हैं, वो प्रेजेंट रेजिम से डरते नहीं, ये दिखता है। और दूसरा, 19 पार्टी साथ आई। जी जी पिटिशन, ईवीएम का भी पिटिशन उनके सामने है अभी। और हमने तो, मैं जी खुद जी ईवीएम के खिलाफ 2013 से लड़ रहा हूं, 2013 से लड़ रहा हूं। तो 2024 के लिए संकेत अच्छे हैं।
ये दो फैक्टर जो मैंने कहा, चीफ जस्टिस और सभी पार्टियां साथ आती है, तो मोदी का टिकना बिल्कुल संभव नहीं, बिल्कुल संभव। एक कांग्रेस पे आरोप लगता है सर कि कांग्रेस जो है वो ईवीएम मामले पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिली भगत है। इस पर क्या आप कहना चाहेंगे? अरे ये तो, अरे तो संघ का प्रचार है ये। जिनको थोड़ी भी तर्क बुद्धि है, वैज्ञानिक बुद्धि है, उनको सब। मैं तो कांग्रेस ने मुझे खुद जेल में डाला था, मैं कांग्रेसी नहीं हूं, मैं पुलिस कोठरी में था, तो भी मैं आज कांग्रेस के लिए काम, कांग्रेस के साथ सबको जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। या सभी पार्टियां साथ आए, बाद में तय करेंगे किसको प्राइम मिनिस्टर करना है, कौन करेगा नहीं करेगा। हम हमेशा वही निगोशिएशन में है। ईवीएम तो नहीं, ये जो सवाल ये है प्रचार सर, है, लोगों का सुनिए सवाल है सुनिए क्या सुनिए, ईवीएम मुद्दे ये पर जो ये जो कांग्रेस प्रचार है, फैन पे आएगी? ये ज्यादा, सुनिए, मुस्लिम और दलितों में और इनमें ये प्रचार है, बराबर है कि संघ, अरे भाजपा और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू है, ये तो बात हो रही है। लेकिन ये बात बहुत गलत है। कांग्रेस के जमाने में, यानी इवन मैं इमरजेंसी का सपोर्टर नहीं हूं, इमरजेंसी में इंदिरा गांधी ने जो 22 कलमी कार्यक्रम दिया था, वो यदि कोई पढ़ेंगे, ये तो पढ़ते नहीं ना, इनको पढ़ने की जरूरत ही नहीं, ये रामायण महाभारत में जाते हैं। तो वो बहुत प्रोग्रेसिव था। वो 22 कलमी कार्यक्रम से भी क्रांति आ सकती थी, इतने अच्छे प्रोविजन से, भूमिहीनों को जमीन बांटना है, ये वगैरह सब बहुत कानून है। तो आपका जो कहना है, ये तो कल मैं दलितों के वेबसाइट पे बोल रहा था, तो वो भी बोले कि कांग्रेस तो जलता घर था, घर है, ऐसा बाबा साहब ने कहा था। बाबा साहब ने तब कहा था ना। जी जी। आज बाबा साहब क्या करेंगे? आज बाबा साहब कांग्रेस का जलता घर है इसलिए मोदी को मदद करेंगे क्या? बोलो ना, कर ही नहीं सकते। नहीं नहीं नहीं। और उनका कहना था कि हमारा राजकारण एक पासंग का राजकारण है, राजनीति है, पासंग, यानी कोई वजन घिसता है तो उसको थोड़ा सा सपोर्ट देना पड़ता है। तो हमारी राजनीति ऐसी है कि हमें किसी को सपोर्ट देना पड़ेगा, किसी का सपोर्ट लेना पड़ेगा। ये दलित, आदिवासी, मुस्लिमों की राजनीति उन्होंने बात करी थी। इसका मतलब क्या है? जब देश संकट में है, तो हम सब लोग देश को संकट से बाहर निकालने के लिए राजनीति करें। मुस्लिम हो, दलित हो, आदिवासी हो या कोई भारतीय हो। इसलिए आज संकट विमोचन, संकट को भारत से बाहर निकालने का काम कौन कर रहा है? कांग्रेस में सभी हरिचंद्र नहीं है। अरे कांग्रेस इतनी विंडिक्टिव होती, जिसको बोलते हैं कि रिवेंज लेना, तो मोदी, कांग्रेस 2004 से 2014 10 साल सत्ता में थी। मोदी और शाह बाहर रहते क्या? वो आज प्रीमियर, प्राइम जी मिनिस्टर, होम मिनिस्टर बनते क्या? बन ही नहीं सकते थे। लेकिन वो, एक तो दो बातें हैं कि कांग्रेस सर्वसमावेशक है, और दूसरी बात, कांग्रेस में भी संघी लोग हैं जिन्होंने मोदी यही शाह को यही बचा। बातें हैं सर। नहीं, ये जी बात जी। अलग है। इसका मतलब कांग्रेस संघी नहीं है। अभी नहीं, लोगों कांग्रेस, का आरोप रहता है कि सवाल है सर, लोगों का आरोप ये रहता है कि जो लोग कांग्रेस में थे वही लोग आज बीजेपी में हैं, और जब बीजेपी खत्म होती है तो कांग्रेस में चले जाते हैं। पक्ष भी उनका भी, पक्ष भी, ये सवाल रहता है लोगों का। तो ये जो लाचार लोग हैं, स्वार्थी लोग हैं, उनके लिए कौन क्या कर जी सकता है? तुम, हम भी क्या कर सकते हैं? अभी क्या होगा कि मैं थोड़ी कांग्रेस के बाजू में बोल रहा हूं तो लोग बोलेंगे मुझे कांग्रेसी। लेकिन मैं कभी भी, मैंने खुद राहुल जी को बोला है कि ना मुझे पद चाहिए, ना मुझे पार्टी चाहिए। मुझे लगता है कि तू जब देश के हित के लिए चल रहा है, जब तेरी ग्रैंड माँ मारी गई, पिताजी मारे गए, तो भी तू चल रहा है, तुझे मालूम है कि मुझे भी ये कब मारेंगे, क्योंकि हिंदू राष्ट्र में सबसे बड़ा रोड़ा, अड़चन जो है, वो गांधी नेहरू फैमिली की। और इसलिए हिंदुत्ववादी जिनको हिंदू राष्ट्र बनाना है, वो तो इनको छोड़ेंगे नहीं। तो भी वो चल रहा था, तो इसलिए मैंने कहा कि बेटा, मैं इसलिए तेरे साथ चल रहा हूं 80 की उम्र में भी, कि तू देश के हित में चल रहा है और काम कर रहा है। और उसको मैंने ये भी कहा था कि
आई लव यू मोर देन माई सन इज प्रैक्टिसिंग लॉयर इन मुंबई हाई कोर्ट। उसको तो ये आइडिया नहीं आती ना। और दूसरी बात है कि मान्यता की बात होती है। यदि हम भी रास्ते पर चलते तो हमारे साथ कुत्ता भी नहीं चलेगा। तो हम जी जानबूझकर, भाई जिसके सहारे देश बचा सकते हैं, ये हमारा भी पासंग का राजकारण हुआ ना। हमें कौन पूछता था यात्रा में? ये कांग्रेस वाले तो हम तो हमारे तरफ देख नहीं रहे थे। सिर्फ राहुल गांधी हमारे साथ कभी कभी बात करते थे, ताकि कांग्रेसी दिग्विजय सिंह छोड़ के तो हमारे हमसे बात भी नहीं करते थे। तो भी हम चले ना, 2-2,500 किलोमीटर हम चले। बीमार पड़ गए इसलिए थोड़ा भी बैकआउट हो गया। लेकिन बोलने का मकसद ऐसा है कि आरएसएस, कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू है। ये आरएसएस का प्रचार है और वो दलितों के, मुस्लिमों के, आदिवासियों के ब्रेन में घुसा दिया है। क्योंकि आज तक इतनी लिंचिंग थी क्या? ऐसे कानून बनाए थे, बदले क्या? क्या ऐसा का नहीं भारत नहीं। पाकिस्तान भारत? अरे चाइना घुस गया है और हम बात करते हैं पाकिस्तान की। चाइना की तो बात ही नहीं करते। अंदर उल्टा हमारे पंतप्रधान बोलते हैं कि कोई अंदर घुसा ही नहीं। तो वो खुश होते हैं, ठीक है भाई, हमने हजारों किलोमीटर आपकी जमीन ली है तो भी आप पाकिस्तान की बात करते हो। पुलवामा हो, उरी हो, पठानकोट हो, गुजरात हो, बाबरी मस्जिद हो, जो भी हुआ उसका फायदा किसको हुआ? कांग्रेस को हुआ क्या? बोला ना, बीजेपी लोगों को। को अपील करता हूं मैं कि बाबरी मस्जिद गिराई, उसका फायदा कांग्रेस को हुआ क्या? तो जिसने गिराई, जिस मकसद से गिराई, उनको फायदा हुआ। गोधरा जलाए, क्या कांग्रेस का फायदा हुआ क्या? तो जिन्होंने जलाए उनको फायदा हुआ। उन्होंने कैलकुलेट किया बिल्कुल। संसद पर हमला करने वाले और वो जो अफजल गुरु है, वो तो इनके कब्जे में था। उनके घर आतंकवादी भेजने वाले यही लोग थे। पुलवामा में जो अभी वो सिंह कौन है, पुलिस ऑफिसर, वो अभी भी जी कहाँ है मालूम नहीं। तो पुलवामा, बालाकोट, जो भी हुआ, तो बोलते आप फिर मिलिट्री के खिलाफ बोलते हैं। हम मिलिट्री के खिलाफ नहीं बोलते हैं। हम मोदी शाह के सब कारनामों का अभ्यास करके, काला इतिहास का अभ्यास करके बोलते हैं। हमें मिलिट्री से हमें बिल्कुल, इसीलिए तो राहुल ने बहुत अच्छा कश्मीर में भाषण किया था। आखिरी भाषण उसका था कि मिलिट्री के लोग और कश्मीर के लोग और मैं, हम समदुखी है। क्यों समदुखी है? तो हमारे घर कभी ना कभी फोन आया है कि तेरी ग्रैंड माँ मारी गई, तेरा बाप मारा गया। वैसे मिलिट्री में घर में फोन जाते हैं कि मर गया, कश्मीर में फोन जाते हैं कि मारा गया। और ये जी मारने वाले आरएसएस वाले हैं, मोदी है, शाह है, दोवाल है, ऐसा राहुल ने कहा। ये बहुत बड़ी बात है। यदि जी जी कांग्रेस और भाजपा एक ही पहले के सिक्के के पहलू होते, दो पहलू होते, तो ये ऐसे बोलते क्या राहुल जी? जी बोलना जी ऐसे बोलेंगे क्या? वो जनता को हमें समझाना जी पड़ेगा। जी जी क्लियर कट लाइन है जिसमें राहुल की भाषा, काम जी आरएसएस के खिलाफ है। और जो आरएसएस के खिलाफ जी है जी। वो भाजपा का हो सकता है क्या? क्या बात कर? नहीं ये हमारा काम है सबका। सोशल मीडिया का काम है, मेन मीडिया तो हमारे साथ नहीं है। जी और बोलिए। सर, बहुत हो गया, समय लंबा भी हो इंटरव्यू गया लोग है देखते तो। नहीं हैं। एक लंबा इंटरव्यू लोग जी देखते जी नहीं। समय, हाँ। हाँ, समय भी हो गया सर, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। तमाम विषयों पर ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे सर। और आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।